हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का फुल मीनिंग होता है रीपर्चेज ऑप्शन रेट और इसका होता है रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन रेट। आप लोगों ने बहुत बार बुक्स में या न्यूज़ में ये सुना होगा कि आरबीआई ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रेपो रेट को की दरें जो है उसको वो कम कर सकती है, या फिर महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट की जो दरें हैं उसको बढ़ा दी। तो हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर समझ में आता है कि रेपो रेट का जो रिलेशन है, कनेक्शन है, वो आरबीआई से है। आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, जो कि सभी बैंक्स पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ या बैंक पॉलिसीज़ होती हैं उन सभी का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा ही होता है। और ये क्योंकि इसलिए करता है, आरबीआई बैंक्स पर कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि जो हम लोग हैं, पब्लिक हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है वो बैंक से होता है। हमारी जितनी भी डिपॉजिट्स होती हैं वो बैंक के द्वारा ही कलेक्ट होती हैं, और अगर हमें जब भी लोन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम बैंक के पास में ही जाते हैं। तो बच्चों, अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम बैंक के पास में डिपॉजिट करने जाते हैं तो हमें डिपॉजिट, हम पैसा है वहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन इजीली हो जाता है वो सारा काम। लेकिन अगर हम लोन के लिए जाते हैं तो क्या आप लोगों को सभी को ऐसा लगता है कि लोन बहुत इजीली मिलता है, हर किसी को मिल जाता है? ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमें बैंक से लोन लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। यानी कि अगर हमें लोन लेना है तो हमें कुछ सिक्योरिटीज़ बैंक को डिपॉजिट करवानी पड़ती हैं। वो सिक्योरिटीज़ या तो हम गोल्ड के रूप में दे सकते हैं, या किसी भी तरह के हमारे प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम बैंक के पास में रख सकते हैं, और उसके बाद में बैंक हमें लोन देती है, और इस लोन को हमें यूज़ करने के बदले में इंटरेस्ट बैंक को देना होता है। तो बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंक हमें बहुत इजीली लोन दे रही है तो हमेशा बैंक के पास में बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैसा रहता होगा, कभी भी बैंक के पास में चले जाओ लोन की कोई कमी नहीं होती है, पैसे की कमी नहीं होती है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अंदर की जो सिचुएशंस है ऐसी नहीं होती है। बैंक्स के पास में भी बहुत बार कैश क्रंच हो जाता है, या लिक्विडिटी की कमी आ जाती है, कैश की शॉर्टेज हो जाती है। तो इसके लिए बैंक हैं वो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई से लोन लेते हैं। तो जब आरबीआई से लोन लेते हैं तो आरबीआई लोन देने के लिए बैंक को, आरबीआई से लोन लेने के लिए बैंक्स को भी उसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना होता है जैसे कि वो लोग पब्लिक से करवाते हैं। यानी कि बैंक्स भी अपनी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, और आरबीआई उसके बदले में बैंक्स को लोन देते हैं, और बैंक्स इस लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट देते हैं, इंटरेस्ट जमा करवाते हैं, उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। यानी कि आरबीआई बैंक्स को जो भी लोन देता है और उसके बदले में जो बैंक उसको इंटरेस्ट देते हैं उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। ये जो रेपो रेट है वो आरबीआई के द्वारा ही डिसाइड की जाती है कि कम होगी या ज़्यादा होगी, और आरबीआई अपने अनुसार या इकोनॉमी की जो भी कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो इस रेपो रेट के अंदर कमी करता रहता है या उसको बढ़ाता रहता है। अपने अनुसार इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। रेपो रेट कभी भी फिक्स नहीं होती है। तो इसका जो रेपो रेट का जो असर है बढ़ाने का और घटने का, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर आरबीआई ने रेपो रेट अपनी अभी करंट हम समझें कि करंट में या पहले 5% थी और अभी जो है 4% उसने रेपो रेट कर दी, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर रेपो रेट बैंक जो है पहले उनको जो लोन है वो 5% पे मिल रहा था, अब लोन मिल रहा है 4% पे। यानी कि पहले उनको महंगा ब्याज दर देनी पड़ रही थी, अब उनको सस्ती दरों पे लोन मिल रहा है। तो ऐसे बैंक जिनको की रिक्वायरमेंट थी, पैसे की, फंड्स की रिक्वायरमेंट्स थी, वो लोग बैंक से, आरबीआई से लोन लेने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आरबीआई से लोन लेंगे क्योंकि उनको बहुत ही कम रेट पे मिल रहा है, और कम रेट पे मिलने के कारण बैंक भी आगे जो पब्लिक है उनको भी कम रेट पर ही लोन देंगे। तो इस तरह से पब्लिक को भी कम रेट पर ही लोन मिलता है, जबकि आरबीआई अपनी रेपो रेट को कम करती है बैंक के थ्रू। तो जब पब्लिक को कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा
तो बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे लोन के लिए, जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, या फिर कोई नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले होते हैं, या किसी भी तरह का जो भी नया काम है वो शुरू होता है, जबकि इंटरेस्ट रेट कम होती है। लोग पैसा लेने के लिए बैंक के पास में इकट्ठे होते हैं, लोन लेने के लिए बहुत लोग आते हैं, और नए काम शुरू होने के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोजगार के नए नए अवसर क्रिएट होते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों के पास में पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो लोगों की परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है, और परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण बढ़ती है डिमांड, क्योंकि अब लोगों के पास में पैसा है तो वो डिमांड करते हैं। डिमांड बहुत लोगों की होती है मार्केट के अंदर। जब डिमांड बढ़ती है तो बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि जब डिमांड बढ़ती है मार्केट के अंदर तो क्या होता है, महंगाई हो जाती है। जो वस्तुएं हैं उनके सभी के प्राइस बढ़ जाते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं महंगाई, या हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी टोटलिटी ये है कि अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट्स में कमी करता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि कैश का फ्लो बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके उलट अगर रेपो रेट बढ़ जाती है, यानी कि पहले 4% थी और अब 5% हो गई, तो क्या होगा कि बैंक जो भी हैं वो कम इंटरेस्ट दिखाएंगे लोन लेने में, और जब बड़ी भी दरों पर, बैंक्स को ही लोन बड़ी दरों पे मिलेगा तो वो भी पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट उनका बढ़ा के उनको लोन देंगे। और अब लोग जो हैं, जो कि इंटरेस्टेड थे लोन लेने के लिए कम दरों पे, अब वो लोन लेने में कम इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे मार्केट से पैसा कम होने लगेगा। मार्केट कम होने लगेगा तो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, या फिर नए प्रोजेक्ट्स जो हैं धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे या बंद हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी कम हो जाएंगी, लोगों के पास में पैसा कम आएगा, परचेजिंग पावर है वो भी कम हो जाएगी, और धीरे धीरे मार्केट में जो डिमांड पहले थी वो कम हो जाएगी, और बाज़ार के अंदर टोटलिटी ये है कि डिफ्लेशन आ जाएगा, यानी कि मंदी आ जाएगी। तो इस तरह से आरबीआई का जो रेपो रेट का जो बढ़ाने और घटाने से जो हमारा जो इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ये दोनों ही स्थिति मार्केट के लिए या हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए आरबीआई का हमेशा ये एफर्ट्स रहता है कि जो हमारी इकोनॉमी का एक बैलेंस बना रहे, और जिससे कि हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है या जो उसकी जो स्पीड है वो ना कम हो या ना वो बहुत तेज़ी से बढ़े, एक लेवल में रहे। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आरबीआई को भी लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है, कैश की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ये आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, ये तो पूरा सबका कंट्रोल करता है। फिर भी इसके पास में कभी भी लिक्विडिटी का क्रंच आता है, कभी शॉर्टेज आती है, तो ये भी बैंक से लोन लेते हैं, और इनको भी उसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है जैसे ये बैंक से करवाते हैं। यानी कि आरबीआई को भी अपनी सिक्योरिटीज़ बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले में बैंक इनको लोन देते हैं, और आरबीआई जो भी पैसा उस लोन को यूज़ करने में बैंक को देते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है ये दोनों ही इंटरेस्ट ही हैं। केवल इनमें ये है कि इनमें जो इंटरेस्ट है उसमें जो पार्टीज़ होती हैं वो होते हैं आरबीआई और बैंक्स, दोनों का जो कनेक्टिविटी है वो आरबीआई बैंक्स के बीच में जो कनेक्शन है उसके कारण जो इंटरेस्ट इनमें जो भी लेते हैं या देते हैं उसको हम रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो या इसके आगे जो वीडियो है वो है आपका CRR कैश रिजर्व रेशो और SLR स्टेचुरी। तो बच्चों, आप लोगों को किसी भी तरह कोई कमेंट्स है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको लिखिए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और इसके आगे का जो वीडियो होगा वो होगा CRR के लिए और SLR के लिए।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।